Hello friends, happy Doctor's Days to all of you. Here today I am to give some basic information about the homeopathy. So the first question came is like how to take the homeopathic medicines. Okay, it's a really a good question because normally people thought that जैसे हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं इसी तरह से गोली लेनी है एंड जस्ट टू स्वेलो. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. होम्योपैथिक मेडिसिन की एक स्पेसिफिक मेथड रहती है, उसको उसी तरह से ले तो उसकी बेस्ट इफेक्ट आती है. As you all know that homeopathic medicines are just a small tiny pills, say like this, right? So whenever you are taking homeopathic medicine, first of all you should not touch. आपको उसको गोली को टच बिल्कुल नहीं करना है. आपको ऐसे इसको खोलना है, ढक्कन में ही लेना है. जितनी गोली डॉक्टर ने बोला है उतनी ही स्पेसिफिक गोली गिन के आपको कैप में निकालनी है एंड यू जस्ट नीड टू पुट ऑन योर टंग. दैट्स इट. यू शुड नॉट टच. आपको बिल्कुल उसको टच नहीं करना है और सीधा टंग के ऊपर, जीभ के ऊपर उसको डालना है और उसके बाद में उसको धीरे से स्वेलो करना है, तो फिर धीरे धीरे उसको निगलना है. क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन की इफ़ेक्ट जीभ से ही शुरू हो जाती है. आपके टंग के ऊपर से ही उसकी इफ़ेक्ट शुरू हो जाती है और अगर आप टच करते हो तो उसकी इफ़ेक्ट थोड़ी हैम्पर्ड हो जाती है. तो सो यू हैव टू नॉट टच इट. यू हैव टू जस्ट पुट ऑन अ टंग एंड यू हैव टू माइल्डली स्वेलो इट. जस्ट स्वीट टाइनी पिल्स. तो ऐसा नहीं है कि कड़वा लगेगा, हमने पानी नहीं पिया, जीभ के ऊपर रखा तो कैसा टेस्ट आएगा. अच्छी मीठी गोलियां रहती है तो आराम से आप लोग उसको निगल सकते हैं. दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप होम्योपैथिक पिल्स, इसको नॉर्मली डॉक्टर्स बोलते हैं कि दिन में 2 बार या 3 बार या मैक्स टू मैक्स 4 बार लेनी रहती है, तो उस टाइम पे आपको आगे या पीछे, मतलब जब भी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं, व्हेनेवर यू आर टेकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन, दैट टाइम यू शुड नॉट टेक एनीथिंग. लाइक अगर खाना खाया है तो एटलीस्ट आपको 1 घंटे का गैप रखना है. मिनिमम 1 आवर गैप बिफोर यू आर टेकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन. 1 घंटे पहले खाना खाया, बाद में आप गोली लीजिए और फिर कुछ खाना चाहते हैं तो आप 1 घंटे के बाद खाइए. हाँ, पानी या लिक्विड कुछ ले रहे हैं तो उसमें 10 मिनट का गैप चल जाएगा. मतलब अगर अभी आपने पानी पिया है 10 मिनट रुक जाइए, फिर होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए और उसके बाद में आप वापस पानी पी सकते हैं 10 मिनट में. सो द बेसिक थंब रूल इज, अगर खाना खाया है यू शुड हैव एटलीस्ट अ 1 आवर ब्रेक एंड इफ यू वांट टू ड्रिंक वाटर देन ऑल्सो एटलीस्ट 10 मिनट्स ब्रेक. बेसिकली द आइडिया बिहाइंड दिस इज योर टंग शुड बी क्लियर. आपके टंग के ऊपर कोई भी अलग टेस्ट नहीं, नॉट इवन अ वाटर टेस्ट. जितनी टंग आपकी क्लियर होगी मेडिसिन की इफ़ेक्ट उतनी ही ज़्यादा अच्छे से आएगी. सो इस तरह से, तो बस इसके ये 2 ही रूल हैं. हाँ, पहले ऐसा था कि अब प्याज, लहसुन, हींग ये सब नहीं खा सकते, बट नाउअडेज नन ऑफ द डॉक्टर्स आर सेइंग दैट. हाँ, वो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग कुछ भी चीज़ होती है तो अगर आपने खाई है तो टंग क्लियर कर लीजिए, मतलब मुंह साफ कर लीजिए, ऐसा कुछ भी खाया है तो, और उसके बाद में टंग क्लियर होती है, उसके बाद में आप मेडिसिन आराम से ले सकते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप आई हैव आंसर्ड इट क्लियरली. और कुछ भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स एंड आई विल elaborate it or I will answer more clearly to it. Right? Okay. सो दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं. डू आई नीड टू कंटिन्यू होम्योपैथी फॉर अ लाइफ टाइम इफ आई स्टार्ट विथ इट? नो डियर, इट्स नॉट लाइक दैट. ऐसा नहीं है कि एक बार होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट की
तो आपको उसको जिंदगी भर लेना पड़ेगा। ऐसा कोई भी पैथी में नहीं होता है। हाँ, सिवाय के सम डिजीजेज आर लाइक दैट कि जैसे डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, ऐसी कोई बीमारी है कि जिसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जा रही है, तो जब तक सिम्टम्स है या जब तक आपका वो लेवल है तब तक करना पड़ता है। पर स्पेसिफिकली फॉर द होम्योपैथी नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। जैसे ही आपकी बीमारी क्योर हो गई यू कैन स्टॉप। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बार मेडिसिन स्टार्ट की तो लंबे अरसे तक मुझे मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी या तो लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, नहीं है। इवन द क्रॉनिक डिजीजेस लाइक द सोरियासिस है या तो फिर कोई भी एलर्जिक डिजीज या कुछ भी है जो लंबे अरसे से आपको है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि एक बार मेडिसिन स्टार्ट की तो लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। कोर्स ऑफ एक्शन डिफरेंट हो सकता है कि जैसे किसी की बीमारी इतनी लंबी अरसे से चल रही थी और वो इज डीपैक्टिंग, तो उसको 2 साल 3 साल 4 साल लग सकते हैं। पर उसके बाद में वंस यू आर गेटिंग क्योर, तो उसके बाद में यू कैन डेफिनेटली स्टॉप द मेडिसिन। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बार शुरू किया तो मुझे लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये थोड़ा फनी क्वेश्चन है बट आई अंडरस्टैंड कि ऐसा होता है, सबको ऐसे क्वेरी आती है। एक किसी ने पूछा है कि इतनी छोटी छोटी गोलियां रहती है तो कैसे ये इतने पूरे शरीर में इफेक्ट करेगी। सो हियर आई वांट टू क्लियर कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गोली का प्रपोर्शन बॉडी के सरफेस एरिया के हिसाब से होना चाहिए। उसका जो होम्योपैथिक मेडिसिन में पिल्स चाहे जितनी भी छोटी हो, पर उसका जो एसेंस आता है, जो हम मेडिसिन ड्रॉप्स डालते हैं, उसके पावर के हिसाब से मेडिसिन की इफेक्ट आती है। सो जब भी वो मेडिसिन के हम उसके ऊपर जो ड्रॉप्स डालते हैं और उसके ऊपर उसकी पावर अलग अलग रहती है। हर एक मेडिसिन में डिफरेंट पावर्स आती है, तो पावर अलग अलग जब रहती है तो उस टाइम पे हम उसके हिसाब से करते हैं और उसकी मेडिसिन की इफेक्ट आती ही है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी की इतनी छोटी गोलियां भी बहुत अच्छे से काम करती है और फैंटास्टिक रिजल्ट देती है। इट्स अ मिरेकल लाइक। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी मैटर्स। इस यहाँ पे क्वांटिटी बिल्कुल मैटर नहीं करती है, यहाँ पे इफेक्ट मैटर करती है। तो इतनी छोटी गोलियां भी बहुत क्विक इफेक्ट करती है और बहुत अच्छे से मैटर करती है। और क्रॉनिक डिजीज में से तो ऐसा देखा गया कि अगर राइटली सिलेक्टेड मेडिसिन गई तो लाइफ टाइम आपकी डिजीज गई। इतनी छोटी गोलियों से भी लाइफ टाइम आपकी डिजीज जा सकती है। तो डोंट डाउट ऑन द क्वांटिटी और द साइज ऑफ द पिल्स, जस्ट हैव इट एंड सी द रिजल्ट ऑन योर ओन। फाइन, ओके। जल्दी दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। तो all pills look same, so how it differs as a different medicine? Yes, this is really a good question. And to be honest, अगर एक बार हमने भी मेडिसिन बनाने के बाद लेबलिंग नहीं की तो इवन वी कैन नॉट मेक आउट। सी हियर होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे बनती है। तो मेडिसिन में क्या, ये जो पिल्स है, वाइट पिल्स है, दिस इज द बेस ऑफ द मेडिसिन। तो वो सेम रहता है सारी मेडिसिन के लिए। उसके ऊपर हम जो ड्रॉप्स डालते हैं, डाइल्यूशंस अलग अलग आते हैं, वो डिफरेंट मेडिसिन है। दे आर फ्रॉम द प्लांट बेस, दे आर फ्रॉम द सम मेटल बेस, मतलब बहुत अलग अलग सोर्सेस से हम मेडिसिन बनाते हैं और उसका एक डाइल्यूशंस बनाते हैं। तो वो डाइल्यूशंस वो पिल्स के ऊपर हम पोर करते हैं और वही डिफरेंट रहता है। बेस तो सेम रहता है, पिल्स आर सेम, बस उसके ऊपर डाला हुआ डाइल्यूशंस अलग अलग रहता है एंड दैट इज द मेडिसिन। दिस इज जस्ट अ बेस। तो अगर एक बार हमने डाइल्यूशन डालने के टाइम पे अगर उसको लेबल नहीं किया तो इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर एनी होम्योपैथिक डॉक्टर ऑल्सो टू डिफ्रेंशिएट कि ये कौन सी मेडिसिन थी। और इसीलिए हम हमेशा किसी भी पेशेंट के लिए मेडिसिन बनाने रहती है तो हम उसको इमिडिएटली ही
बनाते हैं. We are preparing on the spot only. We are not having any like ready-made pills or ready-made things like that. So whenever we wanted to make it a medicine, we make sure कि patient आया and we thought कि this patient needs such type of medicine. We just mention it that this we are giving such medicine to this patient, and then we are preparing, or our colleague or our assistant will make the medicine according to our prescription. So it is always freshly made the medicine, and that time there is no doubt or there is no any कंफ्यूजन कि ये मेडिसिन में ये कौन से ड्रॉप्स डाले थे. तो पेशेंट टू पेशेंट ही होता है, तो डिफ्रेंशिएट नहीं होता है. पर यहाँ एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर आपके पास कोई पुरानी होम्योपैथिक मेडिसिन पड़ी हुई है, आपने सोचा यहाँ उस तारीख वाली यही मेडिसिन है तो चल जाएगी, अगर आप श्योर नहीं हो, डोंट टेक इट बिकॉज इट लुक्स ऑल सेम. सो इफ़ यू आर नॉट श्योर, डोंट टेक इट. बेटर टू आस्क योर डॉक्टर एंड देन टेक इट, अदरवाइज डोंट टेक इट बिकॉज उसमें फिर मिक्सड अप होने के चांसेस बहुत रहते हैं. क्लियर? राइट? ओके. इज होम्योपैथिक मेडिसिन्स आर इफेक्टिव फॉर द चिल्ड्रन? यस, डेफिनेटली. चिल्ड्रंस के लिए तो ये मैं बोलूँगी कि ये बेस्ट पैथी है. क्यों? क्योंकि एक तो बच्चों को दवाई देना मतलब सबसे बड़ा मुश्किल काम. इट्स वेरी टफ टू गिव द मेडिसिन टू द किड्स, वॉट एवर. लाइक अगर सिरप भी देना चाहते हैं तो भी ये बहुत मुश्किल है कि बच्चे दवाई के नाम से ही रोना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं. दे डोंट वांट टू टेक मेडिसिन एट ऑल इन एनी फॉर्म. तो उन लोगों के लिए तो मुश्किल है. इंजेक्शन तो आउट ऑफ क्वेश्चन. पर होम्योपैथी में ये मैंने जैसे बताया इस तरह से इट्स अ स्वीट स्मॉल पिल्स. तो बच्चे चाव से वो खाना चाहते हैं. उल्टा ऐसा होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जब बच्चों को देते हैं ना, तो एक बार दी मदर ने या पेरेंट्स ने एक बार दे दिया और दो दिया, तो फिर छुपा के रखनी पड़ती है, वरना बच्चे खुद जाके लेने लगते हैं, क्योंकि वो मीठी गोलियां रहती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है. दे लव इट. सो फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रियली गुड एज अ मोड ऑफ गिविंग. तो उनके लिए तो अच्छा है. इफेक्टिवनेस की बात करूँ तो बच्चों में तो बहुत अच्छी इफेक्ट आती है. बिकॉज वाई आई एम टेलिंग यू कि बच्चे लोगों में क्या होता है कि इतनी ज़्यादा डिजीज़ की भी अल्ट्रेशन नहीं हुई होती है. उन लोगों को कुछ भी इतना ज़्यादा डिजीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ था. एंड द बेस्ट चीज़ के अगर पहले से शुरू से बच्चा के बर्थ के टाइम से अगर आपने उसको होम्योपैथी पे डाला हुआ है, तो बेस्ट थिंग इज़ कि आपने उनको एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अभी तो सारे पेडियाट्रिशियन भी रिकमेंड कर रहे हैं कि अनलेस एंड अनटिल इट इज़ रियली नेसेसिटी, डोंट गिव एनी एंटीबायोटिक्स टू द किड्स. तो यहाँ पे होम्योपैथी में तो एंटीबायोटिक्स जैसी कुछ बात ही नहीं आती है. तो उनकी एंटीबायोटिक्स टॉलरेंस अच्छी रहती है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स दी ही नहीं गई है. उनकी गट अच्छी रहती है, उनके स्टमक में भी कोई इश्यूज़ नहीं आते हैं, और अच्छे से ले भी लेते हैं, और इफ़ेक्टिव उतनी ही है. ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि फीवर आया तो कहाँ उतनी वेट करे. यस, फॉर द फीवर ऑल्सो अगर आपने बच्चों को शुरू से अगर होम्योपैथी पे रखा है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे पेशेंट हैं कि जिनके पेरेंट्स ने फ्रॉम द बर्थ दे आर प्योरली ऑन अ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट. तो उन लोगों को अगर बुखार भी आता है तो हमारे पास ऐसी मेडिसिन भी रहती है कि अभी दिया 2 घंटे में बुखार भी उतर गया. वायरल, जिसको कॉमनली ऐसा बोला जाता है कि अगर मेडिसिन दे दो भी 7 दिन में उतरता है, और नहीं दे तो भी 1 वीक लगता है. तो इस तरह से रहता है. पर होम्योपैथिक मेडिसिन की ब्यूटी ये है कि अगर उसको राइट टाइम पे ट्रीट किया गया तो वायरल इन्फेक्शन भी 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाएगा, इंक्लूडिंग ऑल द सिम्टम्स लाइक सर्दी आ रही है, रनी नोज है, कफ है, फीवर है, बॉडी एक है, बच्चा रो रहा है. ये सारी चीज़ें हो सकती है. बच्चों में तो बहुत अच्छे रिजल्ट. द ओनली थिंग इज के पेरेंट्स को बिलीव करना पड़ेगा. बच्चों में हमेशा ये होता है कि पेरेंट्स एंजाइटी इतनी ज़्यादा एम्पावर हो जाती है कि
पेरेंट्स ही टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, हर 2 घंटे पे बुखार उतरेगा कि नहीं, उसको सर्दी अभी भी आ रहे. इफ़ यू आर गिविंग एलोपैथिक मेडिसिन देन ऑल्सो यू हैव टू वेट फॉर द 3-4 days. हियर ऑल्सो यू हैव टू वेट. तो आपको सिर्फ पैनिक नहीं होना है, बस इतना ही है. अदरवाइज दे आर द बेस्ट, होम्योपैथी इज गिविंग द बेस्ट रिजल्ट फॉर द किड्स ऑल्सो. सो नेवर एवर थिंक कि बच्चों दिस पैथी इज फ्रॉम बच्चे से लेके बूढ़े आदमी तक, किसी के ऊपर भी, इट एनी जेंडर एनी एज इट इज इफेक्टिव. और ऑलमोस्ट all the diseases, unless and until it is like any mechanical injury, surgical, purely surgical case है, तो उसके ऊपर नहीं हो सकते. सर्जिकल है तो उसको सर्जरी में ही जाना पड़ेगा. रेस्ट ऑल द डिजीजेस कैन बी ट्रीटेड बाय होम्योपैथी. क्लियर? और उसमें बच्चे भी आ जाते हैं. उल्टा बच्चों के लिए तो और अच्छा है. डू ट्राई इट. राइट? ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, can homeopathy treat allergies or asthma? Oh yes, it can. It can do wonders for the allergies and asthmas. Let me clear something. दो थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, मेडिकल टर्म्स है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इसको एलैबोरेट करना चाहूँगी कि एलर्जी और अस्थमा है क्या. बेसिकली एलर्जी और अस्थमा है ना, ये सारे ऑटो इम्यून डिजीजेस में आते हैं. व्हाट इज ऑटो इम्यून डिजीज? ऑटो इम्यून डिजीजेस कि जिसकी बॉडी में कोई रीज़न नहीं होती है, कोई जर्म्स या कोई भी ऑर्गन खराब हुआ है, ऐसा कोई भी हमें पैथोलॉजिकल रीज़न नहीं मिलता है. बस अपने आप बॉडी ने कुछ अलग तरीके से रिएक्ट किया और उसका बॉडी के ऊपर इफेक्ट आया और इट शोज लाइक अ डिजीज. सो दीज आर कॉल्ड द ऑटोइम्यून डिजीजेस. ऑटोइम्यून डिजीजेस आर लाइक एलर्जी, अस्थमा, इवन डायबिटीज मेलाइटिस, इवन थायराइड, इवन हाइपरटेंशन. दिस ऑल आर द ऑटोइम्यून डिजीजेस. और जहाँ पे ऑटोइम्यून डिजीजेस की बात आती है, वहाँ पे एलोपैथी में उनके पास इसके लिए क्योर नहीं है. दे डोंट हैव अ क्योर, दे हैव जस्ट अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. But here in homeopathy, they have a curable treatment. अगर उसकी जड़ तक जाए, autoimmune diseases जब भी आता है तो as a homeopath we try to go to the root cause कि कहाँ शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, क्या ट्रिगर हुआ बॉडी पे कि जिसकी वजह से ये autoimmune disease आना शुरू हुआ. अगर हमें वो रूट कॉज मिल जाती है और उसके पैरेलल अगर मेडिसिन, राइटली सिलेक्टेड मेडिसिन आ जाती है, तो इट डूज वंडर्स. तो एलर्जी परमानेंटली जाती है, अस्थमा परमानेंटली जाता है. कोई भी एज पे, चाइल्ड अस्थमा हो या तो किसी ओल्ड एज पेशेंट का भी अस्थमा हो, वो भी परमानेंटली जाता है, क्योंकि हम उसकी रूट कॉज तक पहुँचते हैं. और जहाँ पे उसकी जो जड़ है वो गई तो डेफिनेटली डिजीज भी जाने वाला है. तो उसके ऊपर तो बहुत अच्छी इफेक्ट है. यू कैन सी माई टेस्टिमोनियल. सब बहुत सारे पेशेंट हैं जिन लोगों ने दिया हुआ है. सम पिक्चर्स आर देयर वेयर आई हैव ट्रीटेड सोरियासिस इवन वेरी नाइसली. तो सोरियासिस ऑल्सो वन ऑफ द ऑटोइम्यून डिजीजेस. सो यू कैन हैव अ लुक अप दैट ऑल्सो. राइट? ओके. Now the next question is, are there any potential side effects or the risk with the homeopathic medicine? Apparently say no. इसको इसी तरह से प्रमोट कर रहे हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं. और काफ़ी हद तक ये सही भी है कि इसकी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती है. पहले ऐसा था, पर ऐसा भी नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती है, क्योंकि जहाँ पे इफ़ेक्ट है तो उसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी होगी. अगर साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिसिन इफ़ेक्ट ही नहीं करती है. अगर मेडिसिन इफ़ेक्ट कर रही है तो ऑफकोर्स साइड इफ़ेक्ट भी आएगी. कहाँ पे, मैं बताती हूँ. किसी ने अगर मैंने जैसे बोला ना कि छोटे बच्चे ऐसा करते हैं कि उनके पास, उनको मीठी गोलियाँ बहुत पसंद आती है, तो वो कहीं मदर ने इधर उधर रख दी हो और बच्चे ने देख ली कि ये पूरी डब्बी पड़ी हुई है, एंड ही टुक इट कंप्लीटली.
तो अगर उसको 4 गोली रोज की लेनी है और उसने इतनी पूरी बोतल निगल ली, तो जिस मेडिसिन की इफेक्टिव हो तो आनी तो है ही। तो उस केस में यू हैव टू कॉन्टेक्ट इमीडिएटली टू योर डॉक्टर, योर कंसल्टेंट, टू अवॉइड द साइड इफेक्ट्स, बिकॉज हमारे पास उसका एंटीडोट भी रहता है, तो वी कैन गिव द एंटीडोट और वी कैन गिव सम एडवाइस टू द। तो पर इसमें एक चीज़ है कि ऐसी साइड इफेक्ट्स नहीं आती जैसे नॉर्मली एलोपैथ में पूछते हैं ना कि भाई आपको कोई एलर्जी है, किसी मेडिसिन की एलर्जी है तो नहीं देते, उसका एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जैसा आ जाता है कि जिसमें पेशेंट एकदम से लाइक शिवर करने लगता है या तो वो पूरा एक्लेम्शिया आ जाता है। इस तरह से नहीं साइड इफेक्ट आती है, इतनी सीवियर साइड इफेक्ट कभी भी नहीं आती है। सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड नॉर्मल अभी तो नॉर्मली होंगे, पहले बहुत पहले ऐसा था कि इट्स लाइक अ मिथ ओनली कि पहले ऐसा था कि स्किन डिजीज है ना तो मतलब ऐसा करेंगे कि उसको पहले उभारेंगे, उसको पूरा डिजीज फ्लेयर अप करेंगे, बाहर लाएंगे और बहुत बढ़ेगा और उसके बाद में उसकी क्योर आएगी। अर्लियर डेज ऐसा कुछ था, मैंने भी सुना है, आई हैव नेवर सीन कि ऐसा पहले के होम्योपैथी करते थे या तो ऐसा होता था होम्योपैथी में, पर अभी हम नहीं करते। हमारे पास बहुत सारे पावर्स और पोटेंसीज रहते हैं मेडिसिन से। तो जैसे ही कुछ इस तरह के डिसीज रहते हैं, एज आई सेड कि मेरे पास एक सोरियासिस का केस था, तो इट वाज ऑलरेडी लाइक वेरी क्रॉनिक केस और फ्लैड अप था। तो उस केस में हम क्या चाहते हैं, पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि हम स्लो एंड स्टेडी जाएंगे, लो डोज से स्टार्ट करते हैं, मिनिमम डोज से स्टार्ट करते हैं कि जिसमें उसकी इफेक्ट स्लो आए पर फ्लैर अप नहीं हो, जरा भी उसकी साइड इफेक्ट नहीं आए। तो इस तरह से करने से क्या होता है कि कभी भी कोई एग्रावेशन आने के चांसेस नहीं रहते। तो यहाँ पे डरना बिल्कुल नहीं है। साइड इफेक्ट्स नॉर्मल कोर्स में अगर आपने मेडिसिन लिए तो है ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभार पहले ऐसा था कि स्किन में, पर वो भी अभी बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वी स्टार्ट विथ द सेफ डोज और धीरे 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 जैसे पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है, पेशेंट की पॉजिटिविटी आती है, पेशेंट का क्योर ट्रीटमेंट आता है, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि हाँ अभी हम धीरे धीरे उसकी डोज बढ़ा सकते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, तो वी कैन ड्रिव टुवर्ड्स द क्योर। तो उस तरह से हो जाता है। अदरवाइज इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट। जैसे इसमें आता है कि ये लिया तो इसकी ये साइड इफेक्ट आएगी, ये गोली ली तो इसकी ये साइड इफेक्ट, किडनी पर असर करेगा, लीवर पर असर करेगा, इस तरह से नहीं होता। बिकॉज यहाँ पे मेडिसिन किस तरह से काम करती है, वो उसी जगह पे जहाँ की उसकी रूट कॉज है उसी को ट्रिगर करती है और अपनी खुद की बॉडी इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती है, और बाकी का काम आपकी खुद की बॉडी ही करती है। तो आपकी खुद की बॉडी कभी भी रिएक्शन देने ही नहीं वाली है, आपकी खुद की बॉडी इम्यून सिस्टम ही इम्प्रूव करेगी और फिर बाकी का काम इम्यून सिस्टम करेगी, तो वो ही इम्प्रूव करेगी। सो देयर इज नो साइड इफेक्ट फॉर दैट। गॉट इट? ओके। Then can homeopathy used for emergency or acute illness? Oh yes, मैंने अभी जैसे बताया बच्चों में, इस तरह से बच्चों के अलावा कोई भी एज में एक्यूट केसेस जैसे वायरल फीवर है, या तो सर्दी खांसी है, या तो डायरिया है, वॉमिटिंग आ रही है, कुछ भी ऐसे एक्यूट केसेस है कि जिसमें इमरजेंसी में मतलब 24 घंटे के अंदर हमें इफेक्ट चाहिए, इसमें होम्योपैथी कैन डू वंडर्स है। बहुत सारे लाइक डायरिया के केसेस ऐसा होता है कि सुबह इतने ज़्यादा लूज मोशन है पेशेंट को, दे आर हैविंग लाइक 10, 12, 15 मोशंस in some hours, and I have prescribed them a medicine, I have given them medicine, and शाम तक तो they are fine, and that too with the normal motion. It is not like that कि फिर चलो constipation हो गई, डायरिया तो बंद हो गया लेकिन अभी constipation हो गई, एक नई बीमारी है। No, it is not like that. It is like that their body will come to the normal situation. So उसमें कोई इफेक्ट नहीं है। Same like for the vomiting, same for the fever also. You can check the temperature and do that. So it is like that. तो acute में भी बहुत अच्छे results आते हैं।
you can have a look of a testimonial for the some COVID patient. सबसे अच्छे एक्यूट के आपको रिजल्ट्स देखने तो कोविड पेशेंट के देखिए. कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ था कि नॉर्मल कोर्स में दे हैव टू क्वारंटाइन फॉर एटलीस्ट 14 days 15 days. उसी के बाद उनको दे कैन गो आउट. And some of my patients who detected as a COVID, and they have immediately contacted me and have given the medicine, and after 4-5 days they are completely fine. They are out of any symptoms, like no fever, no coughing, no weakness, nothing. So they are eager to go for their work or to go out. ऐसा हुआ था कि वो लोग बोल रहे थे कि अभी क्या करें मैम, एसएमसी वाले हमें अलाउ नहीं करते हैं, अदरवाइज वी आर कम्प्लीटली फिट एंड फाइन. सो दिस आर द रिजल्ट, दिस आर द एक्यूट रिजल्ट्स के एक्यूट में भी काम करती है मेडिसिन. सो yes, it is effective for the acute, even chronic, any kind of diseases. The course of action is different for the different diseases. That's it, right? So do just have trust in that, and they are giving fantastic result, right? Okay, next is, how do I choose a qualified homeopathic practitioner? This is really a good question. See, as you have mentioned very nicely that this is the qualified. क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. होम्योपैथ की डिग्री क्या रहती है? BHMS. तो कभी भी आप चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इट कि उनके पास डिग्री है होम्योपैथ की. उसके आगे की डिग्री रहती है MD. उसके आगे की भी एक डिग्री रहती है PhD. सो इफ a doctor if a practitioner is having a degree of BHMS, it's fine. He is a qualified homeopath. If he is MD, then it's double fine because he has done masters in homeopathy. So obviously he has a more better knowledge about this pathy. And if he has done or she has done the PhD, then she is above. So these three are, but normally MDs are good enough, because PhD is normally necessary for the academic session, not for the practice, but they are really good if they are fine. But at least if you are going for the qualified practitioner, you must check the degree. At least you should have a BHMS degree. This is the basic criteria. तो have a look, क्योंकि कहीं पेरीफेरी में ऐसे एरियाज़ में ऐसा होता है कि दे डोंट हैव अ डिग्री, बस कहीं से पढ़ा लिखा 5-15-20 मेडिसिन लेके बैठ गए और कर लेते हैं. इट इज़ रियली डेंजरस, इट इज़ रियली रिस्की, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती है. तो वो कहीं से भी कुछ भी मेडिसिन अगर दे रहे हैं तो इट इज़ रियली डेंजरस. यू आर प्लेइंग विथ योर बॉडी और योर near and dear one's body. So don't do that. At least have a look of check for the degree. It is must, right?